हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग क्लास 12। मैंने आपको कल बताया था केसेस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टेट वाली ये जो चलने वाली है, इलेक्ट्रोस्टेट कहां से स्टार्ट करना है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? मैंने आपको कल बता रखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपको रेस्ट के ऊपर बैठा गया है, फिर आपको इलेक्ट्रो वेलोसिटी के ऊपर बांटा गया था, फिर आपको एक्सेलरेट पे बांटा गया था। ये जो तीनों जो टर्म है, ये तीनों क्या है? आपको मैकेनिक्स का टर्म है। लेकिन जैसे ही हम लोग रेस्ट की बात किए थे तो यहाँ पर क्या आया था? आपको इलेक्ट्रोस्टेट आया था। क्या आया था? इलेक्ट्रोस्टेट आया था। सेकंड में बात क्या आया था? आपको मैग्नेटिज्म के बारे में बात आया था। एंड थर्ड में क्या आया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया था। ये जो जब चलने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चलने वाला है, कम से कम तो आपको 5-6 मंथ चलने वाला। 5-6 मंथ कर सकते हैं कि पूरे 12th इसी पे है, पूरी 12th इसी पे है। आपको फर्स्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टेट है, सेकंड में मैग्नेटिज्म है, थर्ड में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पूरे 12th इसी पे है, ठीक है। मतलब पूरे 12th में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग फर्स्ट अभी स्टार्ट किए हुए हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, सो मैंने आपको कल क्या बताया था इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में? इलेक्ट्रोस्टेट में क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ना क्या किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग जैसे आगे जाएंगे फिर बात करेंगे करंट इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज वैरीज कैसे करता है? उसके यूनिट क्या होते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ठीक है, कंडीशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स क्लियर कर दिया था मैंने आपको। एक आपको एससी वर्मा का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक चार्ज में बी फाइंड। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडीशन होती है, मैंने सब कल बताया था लेकिन मैं लिखवाया नहीं था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या बोला जाता है? जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इस कंटिन्यूअस बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करें? मैंने आपको फ्लैशबैक लेके चल रहा हूं, कल की बात, आज की बात मैं नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर से इलेक्ट्रिक चार्ज की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? इट इज कंजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज कंजर्व। दूसरा क्या होता है? इट इज क्वांटाइज्ड। इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटाइज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बात ये समझिएगा, कोई भी जो चार्ज है आपको यहां पे चार्ज क्या करता है? कंजर्व करती है, उसके बाद क्या होता है? क्वांटाइज करता है। देखिए ये बात समझने की क्या बात है, बात यहां पे समझिएगा। जैसे कि अगर आप सभी सपोज अगर स्कूल खुलती है, कॉलेज खुलती है, अगर आप जाते हो क्लास को जाते हो, तो क्लास जाने के बाद वहां क्या देखते हो? डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट बॉयज एंड गर्ल्स वहां पर मौजूद है। तो आप किसके साथ रहोगे? आप किसके साथ रहोगे? अपने वाली क्लास के साथ रहोगे, ठीक है। अपने अपनी क्लास का होते बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद ये क्या हो गया? कंजर्व हो गया। आप अपने क्लास वाले के साथ साइड बढ़ गए। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया अपने क्लास में भी किसके साथ बैठना है? बॉयज हो तो बॉयज के साथ बैठोगे, गर्ल्स हो तो गर्ल्स के साथ बैठोगे यार। तो ये क्या होता है? क्वांटाइज हो जाते हैं। क्वांटाइज मतलब क्या कर सकते हैं? टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक जगह मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैंने बताया था एक फॉर्मूला के आधार पे, Q इज इक्वल टू NE होता है। देखो बच्चों यहां पे याद रखना कि Q की बात कर रहा हूं मैं, Q की बात कर रहा हूं, ये स्मॉल q की बात नहीं कर रहा हूं। सर ये भी Q है और ये भी Q है, किसकी बात हो रही है? तो अभी भी मैं बताऊंगा, हमेशा एक ही बात को रखूंगा यहाँ पे कि ये जो स्मॉल q है ये क्या है? आपको पॉइंट चार्ज है। क्या है? आपको पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज को मैं बताऊंगा, कूलम्स लॉ बताऊंगा, आज के टॉपिक बताऊंगा पॉइंट चार्ज क्या होता है, चिंता नहीं करना। लेकिन ये वाली जो q है ये क्या है? आपको नेट चार्ज है। क्या है? नेट चार्ज है। आपको शायद याद होगा ग्रेविटेशन में मैंने बताया था आपको, या फिर आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशन वाले में, उसमें क्या पढ़े थे? सपोज हमारे पास ये पृथ्वी है, देखो सपोज करने के बाद क्या है? देखो थोड़ा सा 12 थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। टफ क्यों लगेगी? जितने भी क्लास 11th में आप बात किए हो, मैकेनिक्स की बात किए हो, वेलोसिटीज की बात किए हो, वर्क पावर एनर्जी बात किए हो, फोर्स की बात किए हो, रोटेशन की बात किए हो, जितने भी चैप्टर आप बात किए हैं, पढ़े हैं,
वो चैप्टर क्या है, विजुअलाइजेशन है। मतलब उस चीज को आप आगे देख रहे हो, गाड़ी मूव कर रही है, इतने के स्पीड से मूव करेगी, बुलेट निकल रही है गन से, इतने के स्पीड से निकलेगी, कोई ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन प्लेन से गिरा रहे हैं, कितना एंगल बना गिरा रहे हैं। तो 11th में टोटल चीज को आप सामने देखे हो, सामने देखते हो कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, फ्रिक्शन होता है, इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। स्कीप कर जाता है क्योंकि वहां आयल गिरा हुआ है, ठीक है, स्किडिंग कर जाता है क्योंकि वहां पे सरफेस हमारा स्मूथली सरफेस है। लेकिन क्लास 12th में जितने भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर को आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन के मतलब क्या होती है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ यहां से रेज निकल रही है, यहां पे दिखा नहीं सकता मैं आपको। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि रिमोट से जो रेज निकल रही है उस रेज को आप पकड़ लो, नहीं मैं ये चैनल को चेंज नहीं होने दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? उस रेज को पकड़ लोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। रिमोट से जो रेज निकल रही है, रेज निकलने के बाद टीवी की जो चैनल होती है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। सपोज कोई अगर सीरियल देख रहा है, किसी को देखना है क्रिकेट मैच, अब बोलेगा नहीं मैं उस रेज को पकड़ लिया हूं, अब मैं चेंज नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे दूसरा पकड़ सकता है, बोल सकता है मैं इसको नहीं फेंकने दूंगा, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक है। अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो उसको कैच कर सकता है, बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, वो क्या वहां पर विजुअलाइजेशन है, सामने की बात है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कंप्लीट चार्ज की फोर्स को कुछ भी है उसे कैच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जितने भी 12th के जो चैप्टर है, इससे इमेजिनेशन करना है, सोचना है, अच्छा यहां से ये चार्ज निकला है, यहां से ये फोर्स निकलेगी, कैसे निकलेगी, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सारी बात में बेसिकली बात को समझा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो लंबी जाएगी, तो लंबी करने का मतलब ये है आपको कि 10 वीडियो जाएगा, 12 वीडियो जो भी जाएगा आपको, लेकिन टॉपिक पे मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर रहा था पॉइंट और इसकी बात कर रहा था, तो ये हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ की मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg। ये आपको मैंने बता रखा हूं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। और ये वाली इसकी मास कितनी है, 5 ग्राम है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर की ओर छोड़ते हैं, पृथ्वी की ओर गिर जाती है। अब ये लगेगा सर ये तो लाइट वेट है, हल्का है, इसको तो उड़ते रहना चाहिए था, फ्लोटिंग करना चाहिए था, नीचे आने नहीं चाहिए था इसको, नहीं। पृथ्वी का काम क्या है, ये ज्यादा मास है, दूसरे वाले को, कम वाले को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा यार। तो हमारी ये जो पृथ्वी वाली जो मास है, ये हैवियर मास हो गया, और उसके कंपेयर में ये क्या हो गया, पॉइंट मास हो गया। उसी प्रकार से कोई भी एक चार्ज है, सपोज मेरे पास कोई चार्ज है और एक चार्ज आपके पास है, तो आपकी डिस्टेंस तो बहुत है ना हमारे से। आपके डिस्टेंस कोई 1 किलोमीटर पे है, कोई 5 किलोमीटर पे है, कोई 10 किलोमीटर पे है, कोई 100 किलोमीटर पे, जहां जहां आप लोग देख रहे हो। तो एक चार्ज हमारे पास है, एक चार्ज आपके पास है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों चार्ज एक जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है यार। आपके पास जो चार्ज है हमारे चार्ज के कंपेयर से बहुत ही क्या है, छोटा है। छोटा क्यों है, पॉइंट चार्ज है, क्योंकि आपके डिस्टेंस बहुत बड़ी है, डिस्टेंस बहुत ही बड़ी है। तो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ में कि जितना भी हम मास को बढ़ाते हैं उतना फोर्स इंक्रीज करती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। देखो बात कहां से आ रही है, समझ में एक क्लियर कंसेप्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये बात हम लोग आज करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में, क्या होती है पॉइंट चार्ज, क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देने के लिए, ठीक है। क्लास 12 और मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी वीडियो का जो लेक्चर है उसकी नोट्स में इसके नीचे हर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में। हमारे आज फर्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, बात यहां पे क्या आ गया, चार्ज डेंसिटी। सभी को पता है कि डेंसिटी को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ लग गया है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को थोड़ा सा फिजिक्स में लिखने के वेरिएशन इस प्रकार से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिखो या ऐसे। ये सिंबलाइज करने की बात है, क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है, याद कीजिएगा आप लोग, बोर्ड की फोकस है। लेकिन ये चार्ज डेंसिटी के लिए आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको एम ग्रीन के बुक में, डीसी पंडित के बुक में, इसी वर्मा के बुक में ये दे रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पस से ये है आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या बच्चों आप समझिएगा, सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है और इस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, चार्ज है यार,
मतलब ही है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो कंजर्व किसे कहेंगे? चार्ज आपस में मिल गया। सपोज तुम क्लास में आए हो, अब क्लास में आए हो तुम जाके, अगर तुम बॉयज हो जाके लड़की के साइड में बैठोगे, दूसरे वाली चार्ज के साथ बैठोगे, कभी कंजर्व होगा? कभी वो बैठने नहीं। कारण क्यों? कारण यह है कि आपको पता है कि ये दोनों जो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये क्या कर सकता है? रिपल्सन करता है। और ये क्या कर सकता है? अट्रैक्शन करता है। तो ये अट्रैक्शन करेगा, आप जाके नेगेटिव वाले के साथ बैठ रहे हो तो अट्रैक्शन करेगा, वहां पे तुम्हारी चार्ज कंजर्व ही नहीं होगा, वहां पे न्यूट्रल बन जाएगी। न्यूट्रल बनने का मतलब क्या हुआ? चार्ज आपकी जीरो हो गई। ठीक है, कंजर्व कहां होता है? कंजर्व मतलब क्या होता है? आपस में मिलता है, मिलने के बाद क्वांटाइज हो जाती है। क्वांटाइज होने के बाद अब पूरे लोग मिलकर हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज अगर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है और ट्रैक्टर 500 केजी का है, तो हम लोग क्या करेंगे? 500 केजी के जैसा और भी आदमी लाएंगे, उसके लगभग 10-12 आदमी को लेकर लाएंगे, उस पर धक्का डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके आगे वाले से पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। क्या कभी ट्रैक्टर आगे की ओर जा सकता है? नहीं जा सकता है, वो अपोजिट लगा रहा है। इसलिए ये बात को हमेशा याद रखना कि कंजर्व किसे कहते हैं, क्वांटाइज किसे कहते हैं। ओके, मैंने बात कर रहा हूं चार्ज डेंसिटी के बारे में। चार्ज डेंसिटी देखो क्या है, एकदम आराम से समझो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है बाबू? मास बाय वॉल्यूम। सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम। देखो, कभी आपने ये पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, पास्कल लॉ में, प्रेशर वाले में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी यूनिट एरिया ही सिर्फ चेंज करता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इधर साइड वाला एरिया कुछ चेंजिंग नहीं करेगा, यहीं पर चेंज करेगा। आपके पास एक बैलून है, स्पंज, सपोज स्पंज आप उठा रहे हो कभी, तो जहां पर उसको दाबोगे ना, वही ना ज्यादा वो प्रेशराइज करेगा। साइड वाला तो क्या होगा? साइड वाला कुछ नहीं हो सकता। बैलून है, बैलून के ऊपर प्रेशर करोगे तो जहां पर प्रेशर कर रहे हो वहीं पर ना क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो बोला जाता था फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसी प्रकार से चार्ज डेंसिटी क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, बाय कंडक्शन मेथड से, बाय इंडक्शन मेथड से, बाय फ्रिक्शन मेथड से। 3 मेथड है चार्ज को जनरेट करने के लिए। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने कल भी बताया था। 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। ठीक है, 3 मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे सपोज फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये दोनों हम लोग रगड़ते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, चार्ज जनरेट हो रही है। तो क्या ये जो जनरेट हो रही है, तो क्या इधर की ओर भी आ रहा है या नहीं? जहां पर हम रगड़ रहे बाबू, वहीं पर जनरेट होगा। इधर क्यों कैसे होगा यार? एकदम घबरा हुआ बात है। अब ये बात समझना है यहां पे आपको कि हम बोलेंगे क्या कि जिस बॉडी पर हम चार्ज को हम अप्लाई कर रहे हैं, वही एरिया क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? द फोर्स experienced on that point there were only charge is generated। नोट समझ में नहीं आएगा, नीचे से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। द फोर्स, जहां पे हम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जिस पॉइंट पे, उसी पे चार्ज जनरेट करेगा पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद चार्ज जनरेट हुआ। चार्ज कहां जनरेट करेगा? पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे लिख सकता हूं रो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। बच्चों, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं कूलम और मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया, ये क्या होगा? यूनिट हो गया। क्लियर हो गया यहां से? तो आ जाइए, एक हम क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एम के बुक में दे रखा है। उसमें क्या ध्यान रखना यहां पे
एक ऑब्जेक्ट है, कैसी ऑब्जेक्ट की सरफेस है, स्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है कितने साथ हो रही है, 20 मीटर के साथ हो रही है। क्लियर हो गया सर? यहां पे जो चार्ज जो डेवलप कर रहा है 10 मिली कूलम डेवलप कर रहा है, 10 मिली कूलम डेवलप कर रहा है। बताइए कि यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा पूरे एरिया का कॉन्फिडेंस। अब देखो बच्चों एक चीज फाइंड रखना, मैंने आपको बताया था 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10 टू द पावर 5 डायन, ये सब वैल्यूज को याद रखना। 1 मिली कूलम हो या 1 मिली एम्पियर हो, कुछ भी हो, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। मतलब ये नहीं कि मिली का मतलब होता है इतना, नहीं, मिली का मतलब सिर्फ होता है 10 टू द पावर -3 कूलम, तो कूलम लग गया। अगर हम बात करेंगे 1 माइक्रो कूलम का तो 10 टू द पावर -6। तो यहां क्वेश्चन में दिया है 10 मिली कूलम, तो इसको हम पहले चेंज क्या करेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम हो जाएगा। अब चार्ज मेरा फाइंड हो गया, चार्ज मेरा फाइंड हो गया, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। क्यू कितना है 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाई बच्चों कितना हो गया, ध्यान रखेंगे ये क्या एरिया दिया है, नो एरिया दिया है, बोलो यार एरिया दिया नहीं, एरिया नहीं दिया। देखो ये तो क्या दिया, रेडियस दिया है। अब स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। बच्चा बहुत लोग सोचा होगा सर 4/3 पाई r क्यूब होता है, वो एरिया होता है कि वॉल्यूम होता है बेटा, क्या होता है ये 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन मैंने क्या बोल रहा हूं एरिया की बात, 4 पाई r स्क्वायर, याद करना बच्चों जरा। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे, तो r की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, पुट करने के बाद ये मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। न्यूमेरिकल पर्पस से रहता है, नीट एग्जाम में भी ये पूछा है, मैं देख रहा हूं इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है, बट जरा सा वैल्यूएशन देखना है। अगर यहाँ पे बात ये रहेगा सर एक कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी पे हमारा 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, ठीक है, या फिर 10 टू द पावर 6 मिली इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, ठीक है। और ये जो बॉडी हमारी कैसी है, तो स्फीयर मान लो स्फीयर ही है। बताइए चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अब तो आपको लगा कि सर ये चार्ज हमारा नहीं दिया हुआ है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था, Q इज इक्वल टू ए। पहले हम क्या फाइंड करेंगे Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n दिया है इतना 10 टू दी पावर 6 मिली इलेक्ट्रॉन से, मिली मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर 3 -3 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे, Q की वैल्यू, और जब Q की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो एरिया तो बात वही है ना हमारी, एरिया जब वही है तो ये निकल जाएगा, तो यहां से नहीं निकल सकता है, तो कोशिश करना है, ठीक है। ये बात आ गई। एक बात थोड़ा और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन में और भी पूछा है कि जो चार्ज है, इस चीज को नोट कीजिएगा, चार्ज इज ऑलवेज इन डेसिमल, चार्ज इज ऑलवेज इन डेसिमल, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात समझिएगा, चार्ज जो होता है डेसिमल में, नॉट ऑनली डेसिमल, बट क्या कर सकता हूं, चार्ज डेसिमल में हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये क्या है 30 कूलम चार्ज है, और ये क्या है, ये क्या है आपका 0.3 कूलम चार्ज। बताओ दोनों में कौन सा एप्लीकेबल है, दोनों में कौन सी पॉसिबल हो सकता है। सर दोनों में पॉसिबल हमारा रहेगा तो ये होगा, ये कभी भी डेसिमल वाले, ये कभी भी फ्रैक्शनल वाले नहीं चार्ज पॉसिबल होती है। ये भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमेशा चार्ज इस प्रकार, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों होता है, कुछ आइडिया इस पे है, तो कुछ आइडिया इस पे है, हम लोग बात करेंगे।
देखिए मैंने क्या बताया हूं कि सबसे एलिमेंट्री जो चार्ज है आपकी, सबसे एलिमेंट्री जो चार्ज है, सबसे छोटा जो चार्ज है, सबसे छोटा जो चार्ज है उसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री चार्ज है, उसे बोला जाता है ई। सबसे छोटा, बोला नहीं जाता है ही ई। और ई की क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस होगा। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ई, मोड ऑफ ई, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। क्लियर हो गया? ये बात आ गया। क्या सिर्फ इससे भी कम चार्ज होता है क्या? एलिमेंट्री चार्ज से भी कम होता है क्या? हाँ, सैंडी साहब ने, सैंडी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज से भी एक छोटा चार्ज होता है। तो उस चार्ज को क्या बोला जाता है? उस चार्ज को बोला जाता है क्वार्क चार्ज। क्वार्क चार्ज। इलेक्ट्रॉन से भी कम उसकी वैल्यू होती है। तो सर क्या होता है? उसको उन्होंने क्या किया था? प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन बाई 2, प्लस माइनस 2e/3, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन बाई 4, सो ऑन। देखो इलेक्ट्रॉन का भी आधा हो गया, दोगुना इलेक्ट्रॉन के उसके बाई 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन के बाई 4 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का भी छोटा है। लेकिन इसे तो बोल दिया गया, सैंडी साहब के द्वारा बोल दिया गया कि क्वार्क चार्ज है, लेकिन ये चार्ज ज्यादा हमारा एप्लीकेबल नहीं करता है, ये उतने फॉलो नहीं करते हैं। तो कभी अगर पूछेगा कि एलिमेंट्री चार्ज से भी किसी चार्ज को छोटा होता है क्या, और उस चार्ज को क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है क्वार्क चार्ज। बात दिमाग में घुसा, दिमाग में चल रही बात? चलो, तो ये क्या हो गया? क्वार्क चार्ज हो गया। लेकिन हम लोग किसकी बात को लेके चलेंगे? इसके बात को लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये पॉइंट में जो आ रहा है, डेसिमल में जो आ रही है ये वैल्यूज को, ये वैल्यू जो है ना, इसके कंपेयर में तो एक नेग्लिजिबल है, और अगर हम बाई 2 करते हैं तो और भी नेग्लिजिबल हो जाती है, और भी छोटा हो जाता है, जो चीज हमारा एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो ये बात आ गया क्लियर आपको? अब आ जाइए हम लोग दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये फर्स्ट हो गया, आज का जो टॉपिक था चार्ज डेंसिटी के बारे में। दूसरा क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसे कहा गया है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने के पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे बात को ध्यान रखें। जैसे हमारे पास एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है बच्चों, एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप समझना, मैं डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूं, स्टेप समझना। ये चार्ज है। अब देखो ये चार्ज फोर्स किस, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो ये वाली जो चार्ज है, फोर्स डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द चार्ज। मैंने कल बताया था आपको, चार्ज की फोर्स डायरेक्शन होता है टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज। ये खोजेगा हमेशा किसको? निगेटिव वाले को। किस लिए? कंजर्व होने के लिए। किस लिए? कंजर्व होने के लिए। ठीक है, ये खोजेगा किधर की? नेगेटिव को खोजेगा। ये किधर भागेगा? सर ये भी तो उधर भागेगा, ये भी उधर भागेगा। हाँ भागेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स 1 जो है इधर भाग रहा है, फोर्स 2 जो है इधर भाग रहा है। मतलब इस चार्ज के द्वारा जो लगाई गई बल, इस चार्ज के द्वारा लगाई गई फोर्स, ये हमेशा टुवर्ड द डायरेक्शन होता है, टुवर्ड द चार्ज होता है। बस समझना। लेकिन किस कंडीशन में लगेगा? केस कैसा होना चाहिए? केस उस टाइम होगा जिस टाइम दोनों का चार्ज सेम होगा। ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करता है, तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? कभी ऐसा है कि ये अपोजिट आपके साथ अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले केस आ गया। ठीक है, दूसरी केस मेरा पास यह है कि ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। ओके, अब मेरे को बताओ ये किधर क्यों लगेगा? मैंने भी क्या बताया था कि चार्ज टुवर्ड द डायरेक्शन, ये सर लगा इधर की ओर। तो ये कहां लगाएगा? ये पॉजिटिव जब नेगेटिव की ओर भागा है, तो नेगेटिव कहां भागेगा? पॉजिटिव की ओर भागेगा। क्लियर हो गया? तो अब क्या दिमाग में घुसा आपको? दिमाग में ये घुसा
विद्या नहीं, माथे पे क्या है, वेक्टर के साइन। वेक्टर के साइन दो तरह से होता है, एक होता है उसके हेड पे ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि इसी को अगर तुम बोल्ड कर दोगे, ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो पहला वाला ने लगाया दूसरे वाले पे, तो दूसरा वाला ने क्या किया है, लगाया है पहले वाले पे। लेकिन दूसरा वाला का साइन क्या है, चेंज है। ये तो आपने लगाया एक्स एक्सिस की ओर और वो लगाया माइनस एक्स एक्सिस की ओर। बात समझना है? तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 2/1। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो क्या यहां से न्यूटन के थर्ड लॉ प्रूव हो रही है? न्यूटन के थर्ड लॉ प्रूव हो रही है? हाँ, हो रही है। एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज ए मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद करो बात, प्रत्येक ऑब्जेक्ट की बराबर और उल्टा प्रतिक्रिया होती है। जितनी फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर, उतना ही फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर। क्या इसमें फॉलो किया था? नहीं फॉलो। तो जब इसमें फॉलो नहीं किया था तो इस टाइप की फोर्स को क्या बोलेंगे हम? क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? नहीं है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, बट हमेशा माइनस के क्या है, माइनस तो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात करेगी तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपको, ये हो गया मोड ऑफ 2/1, मोड ऑफ 2/1। देखो बराबर, जितना ये था उतना ये था, मोड लगा दिया, मोड लगा दिया, माइनस प्लस में हो जाती है। बच्चों ये जो फोर्स आपको लगा है, इसी फोर्स को बोला जाता है सेंटर फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंटर फोर्स। क्यों बोलेंगे, बात करेंगे। सेंटर फोर्स को, ये सेंटर फोर्स कहां से आया? तो ये सेंटर फोर्स आपको कोलिजन से आया है। मैंने आपको कोलिजन पढ़ाया था, याद करो क्लास के मतलब बात, इसलिए मैं सारी पॉइंट को ले रहा हूं, कोलिजन से आया है। अब मुझे ये बताओ कि यह कौन कोलिजन है, ये वाली कौन कोलिजन है? ऑब्जेक्ट तो टकराएगा। मैंने भी कूलम्स लॉ पे नहीं किया, कूलम्स लॉ ये बताने के बाद ही आएंगे, पॉइंट आएंगे उसमें। खाली तुम जानते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही सिर्फ कूलम्स लॉ नहीं है। बताओ यहाँ पे इसमें कौन कोलिजन है, इसमें कौन कोलिजन है? तो ये जो कोलिजन है इसे बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये माथे से माथे, जैसे यहाँ पे ये वाली ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आएगा तो फिर क्या होगा, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होगी, तो माथे से माथे टकरा के क्या आएगा, दूर भागेगा। तो इसे बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन फोर्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बात इस पे है, इसे बोला जाता है सेंटर कोलिजन फोर्स। सेंटर कोलिजन फोर्स, इसलिए इसे सेंटर फोर्स बोलते थे। तो सेंटर फोर्स हम कहां नाम दिए थे आपको? सेंटर फोर्स दिए थे सेंटर ऑफ मास में, जो हम लोग देखे थे m1 x1 प्लस m2 x2 by m1 प्लस m2। क्या मैंने वहां एक बात बताया था, ये फॉर्मूला से याद आ गया? क्या याद आया? आराम से बैठिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या कहेंगे, इस चैप्टर में से क्या बोलेंगे? तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स which are applied on another charge, then the charge also force applied on another charge। जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुमने भी मेरे को उतना ही फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तुमने मेरे को फेंक दिया, उधर साइड फेंक दिया, डैडी वो क्या हो सकता है, वो हमारे दोनों रिपल्सिव। लेकिन जिस टाइम दोनों ऑब्जेक्ट अगर हमारा डिफरेंट हो, दोनों की चाल डिफरेंट हो और वो अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी, तो समझ जाना वो कौन सी फोर्स है, सेंटर फोर्स है। सेंटर फोर्स है, और सेंटर फोर्स में ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। बात चमक गया, क्लियर हो गया? चलो अब यहां पे एक बात याद करो, जब मैंने फॉर्मूला ले ही लिया हो तो डिस्कशन कर ही दिया जाए। करना यह है, मैंने यहां पे लिख के बता देता हूं, छोड़
क्या बोला कि ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना, मैंने बोला कि दो पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे लिख देता हूं सेम चार्ज repel each other, there is no any equilibrium condition, ये कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। लेकिन जब हमारे पास अपोजिट चार्ज होगा then its behave like equilibrium force। तीसरा क्या है, फोर्स 1/2 is equal to force 2/1, this is called electrostatic force। क्लियर? फोर्थ में क्या मैंने बोला, याद करना, ये वाली पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में यह है, कुलम्ब्स लॉ ने डिफाइन किया है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट में अगर यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जो लाइन है, फोर्स की जो लाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, वह हमेशा सेंटर से सेंटर की ओर लगती है। सेंटर से सेंटर लगती है। क्या इसमें सेंटर से सेंटर लगा था? नहीं लगा था। अगर सेंटर से लग गया होता तो अट्रैक्शन हो गया होता, लेकिन सेंटर नहीं लगा। जैसे ये नजदीक गया तो पॉजिटिव नजदीक आया, रिपीट कर दिया इसको। तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑलवेज एलाइन कभी कभी लिखा होता है एलॉन्ग, इसलिए ध्यान रखना, एलॉन्ग सेंटर टू द ऑब्जेक्ट या चार्ज, दोनों फोर्स के सेंटर की ओर लगेगी आपको। ये बात समझना है। अब यहां से एक बात मेरे को और क्लियर कर लो। देखो यहां से ये पॉजिटिव है, इसकी जितनी रेडियस यहां पे जाएगा उतना ऑब्जेक्ट उधर से भी खींचा जाएगा। तो जब ये सेंटर पे आएगा, जब ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएगा, तो मिड पॉइंट पे हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, 0। कभी कोई पूछेगा कि चार्ज 0 कब होता है? मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशन में कि जी की वैल्यू 0 होता है। कहां पे? सेंटर टू द अर्थ पे। अर्थ की सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाता था। मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ मास में दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की अगर सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट आ जाती है, दोनों ऑब्जेक्ट टकरा जाता है, तो उस टाइम क्या होती है, मोमेंटम जो है कंजर्व हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उस टाइम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसी प्रकार से यहां पे चार्ज जितना इधर की ओर गया है उतना ही इधर की ओर आएगा, तो क्या होगा, 0। 0 का मतलब क्या हुआ यार? 0 का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव जितना इधर की ओर गया उतना इधर आया, ये क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। क्या बन गया, न्यूट्रल। तो लिख देना 5वां पॉइंट में कि एट मिड पॉइंट चार्ज विल बी 0। ये पॉइंट ध्यान रखना। एससी वर्मा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद 5th नंबर क्वेश्चन या 4th नंबर क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में देख लेना चाहते हैं। यहां लिखा हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब ये इसकी ए बी सी डी चाहे कोना ना होता है स्क्वायर में, ऐसा देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां पर भी कुछ चार्ज दे रखा है, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज, यहां चार्ज है। पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए ये सेंटर वाली जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द चार्ज एट सेंटर टू द स्क्वायर, फाइंड द चार्ज एट सेंटर टू द स्क्वायर। अब आपको लगेगा चार्ज करें, क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी के अगर सेंटर की बात कर देगी वह, तो हमेशा क्या होगा, चार्ज इसकी 0 हो जाएगा। अगर बात कर देगा कि ये दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, निकाल लेंगे, ये दोनों लगा लेंगे, ये दोनों लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, लेकिन पूछेगा बताओ चारों ने मिलकर इस पर कितना फोर्स लगाया, तो 0
सेंटर पे फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वो कॉलिजन होने के बाद न्यूट्रल बन जाती है। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, डेरिवेशन करेंगे। ओके, हो गया। आ जाइए, अब हम पूरी जितने भी चार्ज के बारे में बताया हूं आपको कि चार्ज कंजर्व्ड होती है, चार्ज क्वांटाइज्ड होती है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो कहां लगती है, सेंटर पर। सेंटर कॉलिजन होता है। एट द मिड पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर जैसे कि अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो उसमें भी आपको यह बताया गया था कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ बताइए क्या होता है। तो वहां पर आपने ये बोला गया था आपको कि न्यूटन्स थर्ड लॉ किसे कहते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे बराबर फोर्स लगाता है, बराबर लगाता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो क्या यहां पे अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराएंगे तो क्या नीचे वाला इसके ऊपर क्यों नहीं लगेगा। आपको ये पता था कि जी ये ऑब्जेक्ट है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है mg, तो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स एक लगता है ऊपर की ओर, जिसे हम लोग n = mg बोले थे। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, फोर्स बराबर हो जाती है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज को लेके, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में, सिर्फ चार्ज के बीच में जो लग गया, चार्ज में सेंटर में आ गया, मिड पॉइंट पे आ गया, ठीक है, डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई बात करता है कि चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है इट शोज द नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ चार्ज की नेचर को फाइंड करता है। इट कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ये कभी भी चार्ज की डायरेक्शन को पता नहीं कर सकता है। ये पॉजिटिव है मतलब कि प्रोटॉन है, ये नेगेटिव है मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, प्रोटॉन क्या करता है, उधर की ओर जाता है, मतलब नेचर पता करता है, डायरेक्शन पता नहीं करेगा। ओके, अब देख लीजिए, अब दोनों ऑब्जेक्ट पे सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब ले लेते हैं, हम लोग चार्ज की बात करते हैं, ग्रेविटेशन की बात छोड़ते हैं। ओके, देखिए यहां पे क्या बताया गया है, ये दोनों चार्ज को लेके क्या मालूम चला है, ये दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस। अब ध्यान रखना है बच्चों, क्या कंफ्यूजन करता है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को लेता है, बोलता है ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अरे जब बीच की डिस्टेंस है तो फिर ये क्यों बोला गया था, F is inversely proportional to a square of radius between them। जब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस है तो यहां बोलना चाहिए था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट बिटवीन, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, लेकिन यहां बोला जाता है आर की दूरी। आर क्या होता है, रेडियस। तो क्या यहां से हम ले लेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा क्या, ये हम सेंटर से लेंगे यार, इस सेंटर से लेके ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, याद रखो। या ग्रेविटेशन की बात करो या चार्ज की बात करो, दोनों के सेंटर की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस मैंने लिया हूं क्या, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोला गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब यहां पे यह है कि जितना हम चार्ज को बढ़ाएंगे उतना फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम क्या करते हैं, मेरे पास देखो क्या है, दो ए ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो एक बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं, एक बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं और एक और ऐसा लेते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कम लगेगी। जैसे एक मैग्नेट को यहां रखते हैं, एक यहां रखते हैं, तो क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फोर्स कम लगेगी। लेकिन जैसे ही हम नजदीक लाएंगे तो क्या हुआ, रेडियस कम रहा है तो फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और जल्दी क्या करेगा, तो
तो यहां पे ये बात है कि अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं, चार्ज बढ़ाते हैं, तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहला वाला बात क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला गया है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स जो है वो रेडियस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर है, इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ बात करता है किस इसका, ग्रेविटेशन का, तो यही बात आएगा। बट यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर बात करता है इलेक्ट्रोस्टेट का, तो यही बात आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ यही है। ओके, ये बात आ गया, ठीक है। अब तो दोनों तरह से आ गया है, तो इसको बाई मैथमेटिक्स के आधार पे कुलम्स ने, साइंटिस्ट है कुलम्स ने, उन्होंने क्या किया, प्रूव किया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सी है बच्चों, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कुलम्स लॉ कहा गया है। ये कौन सी लॉ है, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ में क्या बोला था कि एट, ठीक है, यहां पे समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दो मैं नोट्स भेज दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पहले सुन लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नॉट ओनली फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to product of two charges, and inversely proportional to किसका inversely, force का inversely proportional to a square of distance between them, या square of radius distance between them, ये कर सकते हो, ठीक है। This is called the Coulomb's law। ये कौन सा नियम है, Coulomb's law। ओके, ये बात आ गया। अगर आपको डिफाइन करना है कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कीजिए, तो क्या बोलोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये भी किसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। लेकिन ये कौन से नियम से आया है, दिस इज कॉल्ड ए कुलम्स लॉ। ये क्या बोला गया है, कुलम्स लॉ बोला गया है। क्या बोला गया है, कुलम्स लॉ, ये कुलम्स लॉ है। ओके, अब यहां पे देख लो, क्योंकि कुलम्स लॉ क्या है बच्चों, कुलम्स लॉ इसलिए है क्योंकि मैंने चार्ज को देखा, और चार्ज का यूनिट होता है कुलम, तो ये चार्ज के बीच में डिफाइन किया गया है, इसलिए इसे कुलम्स लॉ कहा गया है। लेकिन दोनों के बीच की, जो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस इंक्रीजमेंट हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है, ये फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, क्लियर हो गया। आ जाइए, अगर यहां पे हमें समझना है कि सिर्फ के क्या है, यहां पे मेरा के क्या है, ठीक है, एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, Q1 Q2 क्या हो गया हमारा, पॉइंट चार्ज हो गया, चार्ज लिख दो, चार्ज ऑफ हो गया। यहां पे R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, के क्या हो गया, अ स्पेसिफिक कांस्टेंट। देखो ग्रेविटेशन बताया था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई R स्क्वायर। वहां पे जो G था आपका F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर, ये जो G है कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वास्तविक सत्य है, उतना ही कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। लेकिन ये वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होता है, ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कभी कांस्टेंट नहीं होगी। आखिर ये क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट है। मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा आपको कि परमिटिविटी स्क्वायर क्या होता है, रिलेटिविटी क्या होता है, ठीक है। यहां तक आप जान लीजिए कि स्पेसिफिक कांस्टेंट है, ये कुलम्स लॉ का 2 लेक्चर आएगा आपको, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब यहां से अगर मुझे ये फाइंड करना है सर इसके बारे में, इसका यूनिट क्या होगा, तो K इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q। अब देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, कूलम स्क्वायर।
क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो के का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के के जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आया, ये वैल्यू आया कहां से, ठीक है, लिख लिया ये बात को आप आ गया। तो ये जो के की जो वैल्यू आया है मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी। मैं कल बताऊंगा परमिटिविटी किसे कहते हैं, रिलेटिविटी किसे कहते हैं, आराम से डिटेल्स। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, ये बात क्लियर हो गया। तो ये हम लोग देख लिए कुलम्ब्स लॉ के बारे में जान लिए। कुलम्ब्स लॉ क्या है, किस पे डिफाइन किया है, किस पे लगता है, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर यहां पे ये बात करेगा सर अगर ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू हुआ करता था याद है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि दो चार्ज के बीच में है, ये दो मास के बीच में है। ओके, अब यहां पे बात समझना कि सर ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अब रियली कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैं पता करूंगा यहां पे कि सर के और जी में दोनों में डिफरेंस क्या है, कल बताऊंगा, लेकिन देख लो थोड़ा सा। के जो है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब के जो है ये वैल्यू जो है किसका दे रखा है, इन एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में ये वैल्यू होता है। एक्चुअली रिलेटिवनेस की जो वैल्यू होता है वैक्यूम का है, लेकिन एयर में भी लगभग फर्क नहीं है, इसलिए दोनों में लेके चलेंगे। लेकिन जी जो है नॉट डिपेंड्स एनी मीडियम, जी कोई भी मीडियम डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन के जो है डिपेंड करता है, के जो है डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, देख लीजिए इधर, अब थोड़ा देख लीजिए। अगर यहां पे बात ये करेगा आपको कि बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या अंतर है, क्या अंतर है यहां पे, तो अंतर यह है कि यहां पे जो फोर्स लग रही है वह दो चार्ज के बीच में लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है दो मास के बीच में लग रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यह है कि ये डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम पे, लेकिन ये सॉरी ये नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मीडियम। क्लियर हो गया? अगर सिमिलरिटीज की बात करते हैं, दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में सिमिलर क्या है, तो वो सिमिलर यह है कि सर इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर और इसका भी होता है और भी कोई सिमिलर है, और भी कोई सिमिलर है कि हाँ है, न्यूटन और कूलम्ब्स की बात मिल गया था। क्या मिल गया था कि यहां भी मास की अगर हम बात करेंगे, मास है तो दोनों मास के सेंटर से सेंटर कॉलिजन हुआ था, दोनों के रेडियस सेंटर से सेंटर कॉलिजन हुआ था। और यहां भी दोनों चार्ज के बीच में सेंटर से सेंटर के बीच में कॉलिजन हुआ है। ये दोनों बात सिमिलर है, यही दोनों सिमिलरिटीज है और ये दोनों क्या है, डिसिमिलर है। ओके, सो आज के टॉपिक आपका क्या है कि क्या रहेगा, कल चार्ज डेंसिटी के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कल मैं आपको बताऊंगा रिलेटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, और मैं बताऊंगा इस पे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, सो फॉर टुडेज गाइस थैंक यू एवरीवन। और कोशिश करना है इस चीज को लिखते जाना है, मैं नोट्स को नीचे डाल दूंगा। ठीक है, बोर्ड की पर्पज से मैं फोकस कर रहा हूं, मैंने अभी बताया था, ये प्रूव किया हूं, कल मैंने प्रूव करूंगा कूलम्ब्स लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में, जो 12th क्लास के बोर्ड में मैक्सिमम बार पूछता है। मतलब ये फॉर्मूला कल बन जाएगा आपको F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब R कैप, ये इस प्रकार की फॉर्मूला कल बनने वाली है। ठीक है, तो सर इसमें क्या अंतर है, ये वेक्टर फॉर्म की कूलम्ब्स लॉ है, ये आपको लिनियर फॉर्म की है। तो कल मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। सो आप पूरे पार्ट को देखते जाइए, कोशिश कीजिए इसको शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू गाइस।